नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। शाम के 5 बज रहे हैं और वक्त दंगल का हो गया। भारत के भगौड़े कारोबारी नीरव मोदी को लंदन की अदालत से तगड़ा झटका लगा है। वेस्टमिंस्टर की कोर्ट ने नीरव मोदी के भारत प्रत्यर्पण को आज मंजूरी दे दी है। कोर्ट में भारत में न्याय नहीं मिलने और सेहत के आधार पर नीरव मोदी की दलीलों को सिरे से खारिज कर दिया। अदालत ने माना कि भारत में नीरव मोदी की कई मामलों में जवाबदेही है। नीरव मोदी के खिलाफ लंदन की कोर्ट का फैसला उसके प्रत्यर्पण को लेकर भारत की कोशिशों में एक बड़ी कामयाबी है। आपको बता दें, अब से थोड़ी देर पहले यह बड़ा फैसला भारत के पक्ष में आया है और इस फैसले के मुताबिक नीरव मोदी के प्रत्यर्पण का रास्ता भारत के लिए साफ हो रहा है। हालांकि एक पेच इसमें यह जरूर है कि अभी नीरव मोदी के पास ब्रिटेन में विकल्प पूरी तरह खत्म नहीं हुए हैं। लंदन कोर्ट के इस फैसले पर ब्रिटेन की गृह मंत्री प्रीति पटेल का अप्रूवल जरूरी है। उन्हें 2 महीने के भीतर नीरव मोदी के प्रत्यर्पण पर फैसला करना होगा। ब्रिटेन की गृह मंत्री अगर उसके प्रत्यर्पण को मंजूरी दे भी दे तो भी नीरव मोदी लंदन कोर्ट के फैसले को वहां की हाईकोर्ट में चुनौती दे सकता है। अगर हाईकोर्ट से भी नीरव को झटका लगे तो भी वो वहां शरण मांगने का अधिकार रखता है। यानी अभी नीरव मोदी के भारत प्रत्यर्पण में कुछ और समय लग सकता है, लेकिन मार्च 2019 में नीरव मोदी की लंदन में गिरफ्तारी के बाद से भारत उसके खिलाफ मजबूती से कानूनी लड़ाई लड़ रहा है। नीरव मोदी के अलावा भारत का एक और भगौड़ा कारोबारी विजय माल्या भी ब्रिटेन में है, जिसके प्रत्यर्पण की भी कोशिशें भारत लगातार कर रहा है। लिहाजा आज के दंगल में सवाल यह भी होगा कि नीरव मोदी के आने का रास्ता साफ हुआ है, विजय माल्या की बारी कब आएगी। हमारे साथ मुनीश पांडे इस वक्त लाइव आ रहे हैं, मेरे सहयोगी, और जानकारी लेकर। मुनीश, विस्तार से बताइए आज की सुनवाई और अदालत के फैसले पर क्या खबर आपके पास है? जी देखिए, अगर साफ शब्दों में कहें तो नीरव मोदी के लिए एक बहुत बड़ा झटका है और भारत सरकार और भारत की जांच एजेंसियों के लिए ये एक बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि कोर्ट ने साफ तौर पे जो ऑर्डर में दे रहे थे जजमेंट के दौरान ये साफ तौर पे बोला कि कहीं ना कहीं जो सबूत भारतीय जांच एजेंसियों ने और भारत सरकार ने नीरव मोदी के खिलाफ में पेश किए थे, उससे यह लगता है कि अगर इसे हिंदुस्तान में प्रत्यर्पित किया जाता है तो उससे कहीं ना कहीं वहां पर सजा मिल सकती है, उसे दोषी करार दिया जा सकता है। कुछ बातें जो थी वो नीरव मोदी के खिलाफ में गई। अगर उसके बारे में बात करें तो नीरव मोदी जो पंजाब नेशनल बैंक के अधिकारी थे उनसे मिलकर 14,000 रुपए का गबन किया उसने। उसके अलावा नीरव मोदी सही तरीके से अपना बिजनेस नहीं चला रहा था, वो कहीं ना कहीं धोखाधड़ी में शामिल था। नीरव मोदी मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व था। ये सारे के सारे 16 वॉल्यूम के जो सबूत थे वो भारतीय जांच एजेंसियों ने दिए, जिसके बाद में निचली अदालत ने फैसला सुनाया कि नीरव मोदी को प्रत्यर्पित कर देना चाहिए हिंदुस्तान। अब जो ऑर्डर की कॉपी है उसे एक नीरव मोदी को दिया जाएगा, क्योंकि आज वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जेल के सामने आया था। उसे कहीं ना कहीं ये एक जो हार्ड कॉपी होती है ऑर्डर की वो देना पड़ेगा। लेकिन जो सबसे बड़ा इसमें अगला स्टेप होने वाला है वो यह है कि नीरव मोदी की जो फाइल है वो यूके के होम ऑफिस की सेक्रेटरी प्रीति पटेल के पास में जाएगा, जहां पर 28 दिन का वक्त होगा उनको हस्ताक्षर करने के लिए। और 28 दिन के अंदर अगर नीरव मोदी के उन दस्तावेजों पर जो कि प्रत्यर्पण के दस्तावेज हैं उस पर हस्ताक्षर हो जाते हैं तो नीरव मोदी अगर वो अपील किसी दूसरी अदालत में नहीं करता है तो 28 दिन के अंदर वो हिंदुस्तान में लाया जाएगा, जहां पर उसके खिलाफ में मामला चल सकता है। तो कहीं ना कहीं भारत सरकार और भारतीय जांच एजेंसियों के लिए एक बड़ी जीत है। 14,000 करोड़ रुपए का मामला है। भारतीय जांच एजेंसियों ने सबसे पहले उसे गिरफ्तार कराया और सबसे जो रोहित मैं बता दूं सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि जब से वो गिरफ्तार हुआ उसने बड़ी रकम की पेशकश की कि मुझे बेल दे दी जानी चाहिए इस मामले में, लेकिन कभी भी उसको बेल मिली नहीं। वो जेल के अंदर ही रहा और लगातार जब मामला चल रहा था एक के बाद एक सबूत मिले कि किस तरह से नीरव मोदी जो इस मामले में चश्मदीद गवाह है उनके खिलाफ थ्रेट देता था, उनको मारने की धमकी देता था। तो ये तमाम तरीके के सबूत दिए गए और कोर्ट ने साफ तौर पे बोला कि हम पूरी तरह से संतुष्ट है कि जो सबूत नीरव मोदी के खिलाफ में आए हैं उसके बिना पर उसे दोषी करार दिया जा सकता है। उसके बहाने की उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, ये सब कुछ दरकिनार करते हुए कोर्ट ने साफ कर दिया कि उसे हिंदुस्तान में प्रत्यर्पित कर देना चाहिए। बिल्कुल, मुनीश लवीना टंडन हमारे साथ आ गई हैं इस वक्त लंदन से लाइव, सीधे वो जगह जहां अदालत ने 49 साल के नीरव मोदी के भारत प्रत्यर्पण के लिए दरवाजे एक तरीके से खोल दिए हैं। भारतीय एजेंसियों के लिए लवीना यह कितनी बड़ी जीत है, क्योंकि आमतौर पर इस तरीके के मामले जिनको इकोनॉमिक ऑफेंस यानी कि आर्थिक अपराध कहा जाता है उसमें चीजें साबित करना बड़ा कठिन होता है।
ये जीत तो यकीनन है रोहित, और इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अभी तक जितने एक्सट्रेडिशन होते आए हैं उनमें कई दफा दो एक्सट्रेडिशन से पहले प्रिजन को लेकर या फेयर ट्रायल नहीं हो पाएगा, इन दो चीजों को लेकर बहुत सवाल उठाए जाते थे। लेकिन संजीव चावला जो बुकी का एक्सट्रेडिशन हुआ उसमें प्रिजन कंडीशंस को लेकर एक तरह से यूके सरकार ने कहा कि भाई हम बिल्कुल पूरी तरह से सेटिस्फाइड हैं। अब नीरव मोदी के केस में भी फेयर ट्रायल का जो मुद्दा था कि भारत में नहीं मिलेगा, पॉलिटिशियंस उनके ट्रायल को अनफेयर ट्रायल कर देंगे, प्रिजन कंडीशन सही नहीं है, इन दोनों ही तीनों चीजों पर पूरी तरह से जज ने जोर शोर से कहा कि हमें पूरा यकीन है भारत सरकार की जुडिशरी पर, और उनके पॉलिटिशियंस भी इस तरह की कोई हरकत नहीं करेंगे। और जो प्रिजन को लेकर अश्योरेंसेस दी गई है कि सारी कंडीशन सही है, वो हम उनको मानते हैं और उनका मान करते हैं, और ऐसा पूरा यकीन है कि भारत सरकार भी इसका मान करेगी। तो एक ये जीत यकीनन मानी जा सकती है। आमतौर पर जब हम देखते आए हैं कि बहुत लोग अपना वहां पे घोटाला करते हैं और यूके में भाग आते हैं, और फेयर ट्रायल और प्रिजन को लेकर और जेल की कंडीशंस को लेकर यहाँ पे रोक लिए जाते हैं, पर ऐसा अब नहीं हो रहा है। अब 3 एक्सट्रेडिशन हो गए, संजीव चावला का, विजय माल्या का, और अब नीरव मोदी का भी। लेकिन हम छोटा सा रोहित आपको जल्दी से ये बता दें कि प्रीति पटेल के पास यानी होम सेक्रेटरी के पास जो एक्सट्रेडिशन ऑर्डर गया है, तो वहां पर वो अपील कर सकते हैं नीरव मोदी की भाई इसको एक बार फिर देखा जाए, और उसके बाद कोर्ट ऑफ अपील में भी जा सकते हैं। तो नीरव मोदी के लिए अभी कानूनी तौर पर सारे रास्ते बंद नहीं हुए हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद लवीना, फिलहाल आपका वहां से जानकारी देने के लिए लंदन से। और हमारे साथ फॉर्मर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ मेहमान हमारे साथ 2 होंगे, सीपीएम के नेता सुनीत चोपड़ा और गौरव भाटिया, सुप्रीम कोर्ट के वकील और बीजेपी के प्रवक्ता, दोनों से बात करेंगे। उसके बाद रोहतगी साहब, आज इस प्रत्यर्पण के आदेश को क्या भारत की सरकार और एजेंसियों के लिए जीत कहा जा सकता है? मेरे हिसाब से ये भारत की बहुत बड़ी कामयाबी है, कोई ऑर्डिनरी कामयाबी नहीं है, बहुत बड़ी कामयाबी है। और उसका रीजन ये है, मैं आपको वकील के तौर पे बता सकता हूं कि पिछले 30-40 सालों में बहुत सारी एक्स्ट्राडिशन या प्रत्यर्पण की रिक्वेस्ट गई, इंग्लैंड में गई, बाकी कंट्रीज में गई, बट ज्यादा रिक्वेस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रिजेक्ट या रिफ्यूज हो जाती थी इस ग्राउंड पे कि यहाँ की जुडिशरी का सिस्टम या कोर्ट कचहरी का बहुत लंबा है, या उसकी आदमी की जिंदगी को खतरा है, या वो जेल ठीक नहीं है, या वो कंडीशंस ठीक नहीं है, या कानून ठीक नहीं है। इन मुद्दों पे सरकार की कई रिक्वेस्ट पिछले 30-40 साल में खारिज हुई हैं, वो जो मुझे मालूम है। लेकिन पिछले 2-3 साल से इस सरकार के तहत, प्रेसिडेंट मोदी गवर्नमेंट के तहत, जितनी भी एक्स्ट्राडिशन, हाई प्रोफाइल एक्स्ट्राडिशन जिनको मैं कह सकता हूं, जो करी गई है, वो सारी कामयाबी उनमें मिली है। चाहे ये नीरव मोदी की हो, चाहे विजय माल्या की हो, चाहे आप वो चावला कह रहे हैं उनकी हो। इसका मतलब ये है कि जो अफसर इस केस में लगे हुए थे सरकार के, उन्हें पूरी सराहना मिलनी चाहिए, पूरी शाबाशी मिलनी चाहिए। उन्होंने ये दिखा दिया कि भारत का कानून सही है, यहाँ की जुडिशरी सही है, यहाँ के जेल भी सही है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जरूर होता है, लेकिन ये ग्राउंड नहीं है कि हिंदुस्तान कोई आदमी वापिस ही न जाए। ये पहली बात। दूसरी बात, लेकिन ये ध्यान रखिए, मैं सारे दर्शकों को बताना चाहता हूं, ये फाइनल विक्ट्री नहीं मानी जाएगी, ये पहला कदम है, अभी रास्ता लंबा है। प्रीति पटेल होम सेक्रेटरी के पास जाना एक बात है, एक अपील दायर हो सकती है हाई कोर्ट में, और एक अपील दायर हो सकती है सुप्रीम कोर्ट में। उनके यहाँ भी एक सुप्रीम कोर्ट है, और इसमें वक्त लग सकता है, 1-2 साल लगते हैं। माल्या के केस में भी 2-3 साल लगे। और उसके बाद भी आप ध्यान रखिए कि अगर सुप्रीम कोर्ट तक एक्स्ट्राडिशन मंजूर रही सर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हक में,
उसके बाद भी एक रास्ता है असाइलम मांगने का। असाइलम मांगने से भी टाइम गुजर सकता है, लेकिन मैं फिर ये कहूंगा कि ये बहुत बड़ा और अहम फैसला है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको और जल्दी से जल्दी कंटेस्ट करके वो अपीलें जरूर करेगा। नीरव मोदी उनको अपीलों को कंटेस्ट करके इसका एंड जो है वो 1-2 साल में हो जाना चाहिए, तब जाके पूरी कामयाबी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मानी जाएगी। आपने कुछ बड़ी चीजें कही हैं, उसके कुछ राजनीतिक मतलब भी निकाले जाएंगे, मैं उस पर आपसे कमेंट लूं। उसके पहले अब जब ये मामला आपने खुद बताया कि प्रीति पटेल के पास जाना है, क्या आपको लगता है कि ये अगला टेस्ट भारत की डिप्लोमेसी का होगा, कूटनीति का होगा? ऑब्वियसली जहां तक प्रीति पटेल का सवाल है, वो कोई जुडिशरी का हिस्सा नहीं है, वो तो होम सेक्रेटरी है, जैसे हमारे यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है। ये मामला प्योर डिप्लोमेसी का है और मुझे कोई शक नहीं है कि इस डिप्लोमेसी के बैटल में भी भारत पूरी कामयाबी लेकर आगे चलेगा। और जिस तरह का फैसला मैंने टीवी पे सुना है, मैंने अभी पढ़ा नहीं है, मुझे कोई शक नहीं है कि ये फैसला बहाल रहेगा, चाहे ये हाई कोर्ट में जाए, चाहे ये सुप्रीम कोर्ट में जाए। नीरव मोदी को ये मालूम होना चाहिए कि वो कब तक भागेगा, दौड़ कब तक चलेगी, कभी ना कभी वो खत्म होगी और उसको हिंदुस्तान आके अपने ये मुकदमे यहाँ पर फेस करने पड़ेंगे। जो चोरी चकारी और धोखाधड़ी के मुकदमे हैं उसको फेस करना पड़ेगा। और अगर उनको कोई समझ है या उनके लीगल एडवाइजर्स को समझ है, तो आज भी उनको किसी तरह से ये जो बैंकों का पैसा लूटा गया है, ये अगर उसको वापस कर दें तो ऑब्वियसली उनके खिलाफ जो रुख है भारत में वो भी बदल जाएगा। लेकिन पैसा वापस करना पड़ेगा, या नहीं करेंगे तो सारी उनकी प्रॉपर्टी, चाहे मकान हो, चाहे कमर्शियल बिल्डिंग हो, चाहे ज्वेलरी हो, कुछ भी हो, वो सरकार जब्त करेगी। सिर्फ टाइम की बात है। लंदन की कोर्ट ने एक तरीके से आज यह भी साफ किया कि अगर कोई आरोपी यह कह रहा है कि हिंदुस्तान में इंसाफ नहीं मिल सकता, या वहां इंसाफ में देर लगती है, या हम वहां जेल में सिक्योर नहीं होंगे, या वहां के पॉलिटिशियन जो है अपने फायदे के लिए हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं, इन सारी बातों को लंदन की अदालत ने किनारे किया। क्या आपको लगता है इससे भारत के लीगल सिस्टम की अंतर्राष्ट्रीय साख भी बढ़ेगी? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इन सारे मुद्दों को किनारे करने से इसका मजमून ये है कि भारत की जुडिशरी स्ट्रांग है, इंडिपेंडेंट है, प्रॉपर लीगल सिस्टम है। ठीक है, थोड़ी देर हो सकती है क्योंकि बहुत बड़ा मुल्क है, बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, जज की संख्या कम है, वो बात अलग है। लेकिन ये कोई नहीं कह सकता कि भारत की जुडिशरी ऐसी है या किसी नेता या किसी नेतागण या किसी ग्रुप या पार्टी के कहने पे जो कोर्स ऑफ जस्टिस है वो डाइवर्ट हो जाएगा। ये बिल्कुल झूठ और फरेब की बात है और इसको राइटली इंग्लैंड की लंदन की अदालत ने इसको किनारे किया है। आपने खुद कहा कि पिछले 3-4 साल में चीज़ों में बदलाव आया है, तो बदला क्या है? यहाँ की जेलों की हालत बदल गई है, यहाँ का लीगल सिस्टम बदल गया है, या फिर इंडिया को लेकर परसेप्शन बदल गया है? देखिए, जो आप कह रहे हो, जो लास्ट बात आपने कही वो इंपॉर्टेंट है। पहली बात, इंडिया की परसेप्शन एज ए कंट्री इन द वर्ल्ड, इन द कमिटी ऑफ नेशंस जिसको कहते हैं, वहां पर हिंदुस्तान की अपनी जगह प्रॉपर पिछले 5 साल में ही मिली है। उसके पहले या 10 साल पहले हिंदुस्तान को या उसकी पॉलिसीज को या उसकी स्ट्रेंथ को या उसके दम को कोई नहीं पूछता था कि भाई बड़ी पुरानी कंट्री है, पुअरेस्ट कंट्री है, गरीबी बहुत है, करप्शन है, कोई देखने वाला नहीं है। ये जो छवि थी, ये छवि पिछले 5-7 साल में बदल गई है। इंडिया हैज गॉट इट्स राइटफुल प्लेस इन द नेशन। लोग इंडिया को देखते हैं और ये समझते हैं कि इंडिया एक प्रॉपर बड़ी नेशन है, डेवलपिंग नेशन है और फटाफट ऊपर चढ़ रही है। और इसलिए उसका कानूनी सिस्टम, उसके जेल वगैरह सब दुनिया की तवज्जो में है, सब देख रहे हैं। तो ये परसेप्शन की भी बात है और इंडिया की पोजीशन की भी बात है। एक आखिरी सवाल, पिछले सबसे बड़ा फैक्टर जी,
ये आप छोड़िए एक्स्ट्रेडिशन की बात, सबसे बड़ा फैक्टर मेरे हिसाब से जो चीन के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है उसमें देखिए, चीन के साथ जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है पिछले 6 महीने से, उसमें भी भारत की जीत हुई है। जो लेक है, लेक जो 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 चीन की तरफ भी है और हिंदुस्तान की तरफ भी है, उस लेक से डिसएंगेजमेंट हुई है, डिसएंगेजमेंट चल रही है। अदरवाइज लोगों ने, आपने कभी सोचा था कि चीन से इस तरह की डिसएंगेजमेंट होगी जिनसे हमारे इतने झगड़े हो चुके हैं? पहली डिसएंगेजमेंट डोकलम में हुई, आपको याद है? डोकलम में इंडिया, चाइना और भूटान का एक ट्रायंगल है, और वो भी 50-60 दिन तक चलता रहा। तो हिंदुस्तान ने दिखा दिया है, और हिंदुस्तान की सरकार ने, प्रधानमंत्री ने, इस सरकार ने दिखा दिया है कि भाई ऐसा नेतृत्व होगा कि हिंदुस्तान पीछे नहीं हटेगा और आगे ही आगे अग्रसर होगा। तो ये चीजें जो है ये भी दुनिया वाले देखते हैं। प्लस आप देखिए वैक्सीन हिंदुस्तान की सबसे बड़ी ताकत है, और सबसे बड़ी वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स इंडिया में है। अमेरिका को छोड़ के या एक आध कंट्री को छोड़ के दुनिया में कौन सी कंट्री है जहाँ इतनी वैक्सीन बन रही है? और अभी एक और स्पुतनिक बनने वाली है। तो इसमें भी इंडिया ने दिखा दिया है कि भाई दवाइयों के मुद्दे पे भी हम ऊंचे हैं, हम अपनी कंट्री को भी वैक्सीनेट करेंगे, और दूर दराज की कंट्रीज को भी वैक्सीनेशन अगर हम दे पाएंगे तो देंगे। तो ये सारी चीजें परसेप्शन दिखाती है, सारी चीजें यूएन में भी पता चलती है, यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल में भी। आप देखना, आज नहीं कल इंडिया भी परमानेंट मेंबर माना जाएगा। सो ये इंडिया की जो प्रोग्रेस है ये आगे ही चलेगी, पीछे नहीं चलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद मुकुल रोहतगी साहब आज तक पर आने के लिए, और हमारे दर्शकों को यह बताने के लिए कि भारत के लिए यह कितनी बड़ी जीत है। नीरव मोदी के प्रत्यर्पण को लंदन की वेस्टमिंस्टर कोर्ट से मंजूरी मिलना, हालांकि अभी उसमें कुछ समय लग सकता है उसे भारत लाए जाने में, उसके पास कुछ विकल्प हैं। हमारे साथ गौरव भाटिया आ गए, वो भी सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, और हमारे साथ नेता सीपीएम के सुनीत चोपड़ा आ गए। गौरव भाटिया, पहली प्रतिक्रिया जल्दी से आपकी नीरव मोदी को लेकर वेस्टमिंस्टर कोर्ट के इस फैसले की। देखिए, मुकुल रोहतगी जी हम सबके वरिष्ठ हैं और उनसे बहुत कुछ सीखा है। मैंने समझता हूं उन्होंने गागर में सागर भरा। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात रोहित जी उन्होंने बताई कि मोदी जी के नेतृत्व में ये देश बदल रहा है। एक इच्छा शक्ति है मानो कि अगर तुम भारत के खिलाफ कुछ भी कदम उठाओगे तो तुम विश्व में कहीं छुप नहीं सकते, तुम्हें पकड़ ही लेंगे। इस तरह की मजबूती जो देखी जा रही है, इसी पे मैं अर्ज करता हूं, कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं होता? कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं होता? पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। आप याद करिए, जब हमारी राजनीतिक चर्चाएं होती थी, और मुझे याद है दंगल पे मैं बैठा था और आप ही एंकर उस वक्त शो में मुझसे सवाल कर रहे थे कि ये नीरव मोदी अरेस्ट तो हुआ है, 2 दिन बाद छूट जाएगा। और कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जी में हर नागरिक की तरह मुझे भी विश्वास था। मैंने कहा छूटेगा नहीं, ये जेल की सलाखों में रहेगा। और आज भी बड़ी जिम्मेदारी से मैं कहता हूं कि ये मजबूत सरकार और देशवासियों का जो आशीर्वाद है, नीरव मोदी भारत आएगा और जेल की सलाखों के पीछे सड़ेगा। जो कुकर्म किए हैं उसकी सजा ये जरूर पाएगा। और इसीलिए कहा जाता है मोदी जी हैं तो मुमकिन है। और ये दिखाई दे रहा है कि क्रिश्चियन मिशेल वापस आया। नीरव मोदी कहीं ना कहीं छटपटा रहा है, लेकिन ये छूटेगा नहीं। दूसरी बात देखिए, समय कैसे बदला है। जब कांग्रेस का समय था तो घोटाले कांग्रेस के समय में 2011 में ही ये घोटाला हुआ था। दिनेश दुबे डायरेक्टर थे पीएनबी के, उन्होंने शिकायत भी भेजी थी, कार्रवाई नहीं हुई। लोग सुबह अखबार पढ़ते थे और आपस में बात करते थे कितने का घोटाला हुआ है, कितने हजार करोड़ का चूना लगा देश को। अब लोग कहते हैं कितने लोग पकड़े गए, कितने लोग वापस आए, रिकवरी कितने करोड़ की हुई है। ये फर्क जो आ गया है, ये बहुत बड़ा बदलाव है जो हमारे देश के लिए भी बहुत सुखद समाचार लाता है। एक बात मैं और कहूंगा, आज हमारे भारत के लोकतंत्र की जीत एक और वजह से हुई है। हमारा विपक्ष भी गैर जिम्मेदाराना बयान देते हुए कहता है हमारी न्यायपालिका अच्छी नहीं है, हमारा लोकतंत्र मजबूत नहीं है। आज देखिए, एक बार पुनः हमें किसी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, लेकिन बातें बिल्कुल स्पष्ट हैं कि हमारी न्यायपालिका सर्वोच्च है, सर्वश्रेष्ठ है, निष्पक्ष है। ये वहां की अदालत ने भी कह दिया है। ठीक है, एक और सीनियर लॉयर हमारे साथ इस वक्त आ रहे हैं, वरिष्ठ वकील
एनसीपी के नेता हैं, सांसद हैं माजिद मेमन, स्वागत है आपका आज तक पर। नीरव मोदी के प्रत्यर्पण को लोकल कोर्ट से मंजूरी, जी आपकी प्रतिक्रिया बोलें। आज का जो फैसला है ये एक कानूनी लड़ाई है, इसको राजनीतिक लड़ाई ना बनाया जाए। ये राजनीतिक पॉलिटिकली नरेंद्र मोदी जी को सेहरा पहना, ये उन्होंने ये कर दिया वो कर दिया, भारतीय जनता पार्टी, ये कानूनी लड़ाई है और इसके कानूनी पहलू के बारे में विचार करने की आवश्यकता है। जहां के वो लोग जो कानून समझते हैं कि ये प्रत्यार्पण के जो कानून ब्रिटिश अंपायर में है, यूके में है, हमारी कोशिश रही सरकार की और हम चाहते हैं, ये एक विशफुल थिंकिंग है कि नीरव मोदी कल आ जाएगा, जेल की सलाखों में रहेगा, ये सारी बातें करना मैं नहीं समझता कि मुनासिब है। अभी निचले पहले कदम पर मैजिस्ट्रेट के वेस्टमिनिस्टर मैजिस्ट्रेट के अदालत ने भारत के प्रत्यार्पण की अर्जी को मंजूर करके हरी झंडी दिखा दी है। ये एक उपलब्धि है हमारी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि नीरव मोदी को कल पकड़ के हम ले आएंगे और जेल में डाल देंगे। ये मैजिस्ट्रेट्स की कोर्ट में प्रत्यार्पण के मामलों में मैजिस्ट्रेट को अधिकार नहीं है कि वो जो सबूत भेजे जाते हैं रिक्वेस्टिंग सरकार के जरिए, उनकी गहराइयों में जाकर वो सही हैं या गलत हैं उसको तपासें। मैजिस्ट्रेट सिर्फ आउटवर्डली ये देखते हैं कि क्या एक्स्ट्राडिशन की रिक्वेस्ट इन ऑर्डर है या नहीं, और उसको एक्स्ट्राडिशन को एंटरटेन करना चाहिए नहीं, और वो कर दिया उन्होंने। अब नीरव मोदी को अपील की हाईकोर्ट में गुंजाइश है, 30 दिन में 60 दिन में वो अपील करेंगे और उच्च न्यायालय में चीफ जस्टिस के सामने ये मैटर आ सकती है लंदन में, जैसा कि नदीम सैफी के मामले में हुआ था। गुलशन कुमार की हत्या में नदीम सैफी की भी एक्स्ट्राडिशन बाउ स्ट्रीट मैजिस्ट्रेट ने ग्रांट कर दी थी, मगर हम ला नहीं पाए उसे, इसलिए कि उच्च न्यायालय में बारीकी के साथ सबूतों को तपासा जाता है। तो अभी हमें एक सीढ़ी और तय करनी है इससे पहले कि हम बैंड बाजे बजाने लग जाएं। ठीक सर, अभी हमें और मेहनत करनी होगी। हमारी ईडी सीबीआई को हाईकोर्ट में जब वो चैलेंज करेगा तो वहाँ कड़ी लड़ाई लड़नी है, और हम आशा करते हैं कि हमारे पास ठोस सबूत होंगे कि जिससे हम वहाँ भी नीरव मोदी को पछाड़ सकें। मेमन साहब, इत्तेफाक से लगेगा कि आप भी वकील के साथ साथ पॉलिटिकल पार्टी से एसोसिएटेड हैं, गौरव भाटिया भी वकील होने के साथ साथ पॉलिटिकल पार्टी से एसोसिएटेड हैं, और ऐसी स्थिति में जब हम यहां पर दिल्ली की एक स्थानीय अदालत में एक पर्यावरण एक्टिविस्ट को जमानत मिलने के बाद बैंड बाजे बजाते हैं, वो भी तो उतना ही गलत है शायद जितना इसके एक्स्ट्राडिशन का ऑर्डर होने पर बैंड बाजा मिल जाने से या जमानत ना मिलने से कोई दोषी नहीं होता। एक कानून को समझें आप, फौजदारी कानून की बारीकी को कम लोग समझते हैं। चाहे जमानत मिले या ना मिले, उससे दोषी या निर्दोष होने का सबूत नहीं होता। जमानत आर्जी तौर पर होती है ताकि मुकदमे के लड़ने के लिए वो बाहर से लड़े या अंदर से लड़े। कई बार ऐसा हुआ है कि जमानत पाया हुआ व्यक्ति दोषी ठहराया गया और जमानत न पाया हुआ व्यक्ति निर्दोष ठहराया गया। तो ये समझने की बात है। अब मैंने 50 साल फौजदारी कानून कोर्टों में वक्त अपना गुजारा है, इसलिए थोड़ी बहुत जानकारी मुझे इस संदर्भ में है। पिंकी आनंद जी हमारे साथ आ गई हैं। पिंकी जी, स्वागत है आपका आज तक पर। वरिष्ठ वकील हैं देश की पिंकी आनंद। पिंकी जी, जो अदालत ने बातें कही हैं लंदन की, उसमें कुछ कमेंट्स ऐसे हैं जो ये बताते हैं कि भारतीय एजेंसियों ने जो जांच करके उनके सामने तथ्य रखे, जो दलीलें नीरव मोदी ने दी थी उन पर वो तथ्य भारी पड़ते हैं, तभी वो अदालत नीरव मोदी की दलीलों को किनारे करती है कि यहां जस्टिस नहीं मिलेगा, यहां तो सालों साल जेल में सड़ते रहना पड़ेगा, यहां के पॉलिटिशियंस जो हैं वो मेरे खिलाफ हैं, वो अपने हिसाब से मेरे खिलाफ चीजें करवा लेंगे, यहां की व्यवस्था अच्छी नहीं है। इनको अगर अदालत लंदन के किनारे कर रही है तो क्या ये भारत की साख बढ़ाने वाली बात नहीं मानी जानी चाहिए? बहुत बड़ी साख है। देखिए, आज की तारीख में कितने केसेस पेंडिंग थे। ये करीबन पहला केस है जहां पर एक्स्ट्राडिशन अभी ऑर्डर हुई है। ऑफ कोर्स अपील की तहत जा सकते हैं, लेकिन ये बड़ी बात है कि जो सारी चीजें ली गई हैं, जैसे जेल की कंडीशंस के बारे में लिया गया कि जेल की कंडीशंस ऐसी हैं कि यहाँ पर सही प्रकार से आप रह नहीं सकते, या पॉलिटिकल कंडीशंस के ऊपर चैलेंज किया गया है, या नीरव मोदी जी ने अपना जो मेंटल कंडीशन है उसके ऊपर चैलेंज किया है कि मेरी मेंटल कंडीशन इस प्रकार से है कि ये मेरे लिए इनजस्टिस होगा। ये सारी चीज को नकारती है, लेकिन इससे भी ज्यादा जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि कोर्ट ये फाइंड करती है कि प्राइमा फेसी केस है, एक केस बनता है नीरव मोदी के खिलाफ। तो देयरफॉर दैट इज द मेन फाइंडिंग व्हिच इज इवन मोर इम्पोर्टेंट, जो आज की तारीख में हमारे सामने है। और ऐसी चीज जो मनी लॉन्ड्रिंग, जो ईडी, जो सीबीआई, सबके सामने ऐसे केसेस रहे हैं। ये भारतीय पूरी सत्ता जिस प्रकार से
आगे बढ़ती है इस प्रकार इस चीज में, जिस प्रकार से यादव का केस हुआ, जब हम लोग जीतते हैं एक फॉरेन जुरिस्डिक्शन में इस ग्राउंड पर कि एक केस बनता है किसी ने इकोनॉमिक जो है लॉन्ड्रिंग की है, गलत काम किया है, फ्रॉड किया है, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया है, पंजाब नेशनल बैंक जैसे बैंक को गुमराह किया है, तो ये गलत LOUs लेकर, ये चीजें बहुत अपने आप में महत्वपूर्ण है, क्योंकि पूरा जो एक हमारा एक एजेंडा है, जो गवर्नमेंट का एजेंडा है कि गलत काम, इकोनॉमिक गलत काम करके कोई हमारे देश से भाग नहीं सकता, उसके खिलाफ पूरी तरह से कानूनी कार्रवाई की जाएगी और न्याय के सामने वो झुकना चाहिए। ये एक लीगल विक्ट्री जिसको कहा अभी माजिद मेमन ने कि भाई तथ्यों के आधार पे लीगल टीम ने अपनी बातें रखी और उस पे उनको मंजूरी मिल गई, हाँ इसके खिलाफ केस बनता है। क्या इसको सरकार की इच्छा शक्ति की जीत कहा जा सकता है? जायज है ऐसा कहना? बिल्कुल, इच्छा शक्ति का क्या मतलब होता है मुझे समझ नहीं आया इस कॉन्टेक्स्ट में, लेकिन डेफिनेटली जो आपने भारतीय सत्ता के बारे में बोला है, एक देश जो चाहता है कि उसके जो गलत काम करते हैं उसको उसके खिलाफ न्याय मिले, देश को न्याय मिले। जब पैसा अपना है वो गुमराह किया जाता है, करोड़ों रुपए, हजारों करोड़ रुपए कम से कम यहाँ से गुमराह हुए हैं, ये सारी फॉल्स जो है LOUs को मिस यूटिलाइज करते हुए, जो लास्ट इन्वेस्टर है उसके पैसे लेके फर्स्ट इन्वेस्टर को, फर्स्ट से लेके उससे पहले इन्वेस्टर को, ये सारी रीरूटिंग जो करना, एक जो इकोनॉमिक फ्रॉड है उसको सामने लाना, उसके लिए सजा भुगतना, उसके लिए न्याय के सामने झुकना, यही पूरा हमारा एक मकसद है, पूरे देश का मकसद है और देश मांगता है ये। बहुत बहुत धन्यवाद पिंकी आनंद जी और माजिद मेमन आज तक पर आने के लिए। क्या नीरव मोदी के बाद आएगा माल्या का नंबर? गौरव भाटिया हमारे साथ हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील, और हमारे साथ हैं सुनीत चोपड़ा, नेता CPM। स्वागत है सुनीत चोपड़ा जी आपका। पहला कमेंट आपका, नीरव मोदी के प्रत्यर्पण को लंदन की लोअर कोर्ट से मंजूरी मिली है? हाँ, कानूनन तौर पे ये एक पहला कदम है और पहले कदम के रूप में ही इसे देखा जा सकता है। और जैसे मेमन साहब ने कहा है कि ढंढोरा पीटने की अभी ज़रूरत नहीं है और ढंढोरा पीटने के लिए ये समय भी नहीं है। कल जो जमानत मिली थी लड़की को कोर्ट से, वो भी तो पहला ही कदम था, तब ढंढोरा पीटना जरूरी था? उस वक्त ढंढोरा पीटना इसलिए ज़रूरी था कि गैर कानूनी तरीके से बेंगलोर से ले आके दिल्ली वो लड़की को लाया गया था, जो कि कानून के खिलाफ था। और लोगों ने ये भी कहा था इट इज़ जुडिशियल अब्डक्शन, ये वो चीज़ नहीं है। दोनों चीज़ों को आप एक तरह से जोड़ के मत कहिए, दो लीगल चीजें हैं और इसीलिए रोहतगी साहब फैसले ने हैं, आज दोनों सुबह पहले भी स्टेप और में कल हैं। भी एक अलग एक पर आप सबूत नाचना दिया चाहते हैं, था दूसरे पर उसमें। कहते हैं कि नाच क्यों रहे हो, तो इसलिए पूछना तो पड़ेगा ना सर। आप जस्टिफाई मैं कर दीजिए, आपको मुझे कोई बता रहा आपत्ति हूं, नहीं है। नाचने की कोई जरूरत नहीं है, कल थी, अभी आप समझ लो कल थी कि ये जो गैंग है जो ये काम कर रही है, ये गैंग बड़ी मजबूत है। जिस तरीके से मिस्टर मोदी को बाहर भेजा गया था, उनका पासपोर्ट के साथ जो डील हुई, ये सब चीज़ें सामने आएंगी। और ये भी हायर कोर्ट में इंग्लैंड में हो सकता है कि हिंदुस्तान में 69% लोग बंद किए हुए हैं बिना किसी सबूत के। तो आप नीरव मोदी को उतनी उम्मीद नहीं है जितनी आप लगा के बैठे हैं लगता है हायर कोर्ट से लंदन की? मैं तो कह रहा हूं कि अभी ज़्यादा ड्रामा नहीं होना चाहिए। जो छोटे छोटे कदम आप ले रहे हैं, उम्मीद करता हूं कि दूसरा कदम भी मजबूत हो। वैसे शास्त्रों में अंग्रेजी में नहीं, लेकिन हिंदी में लिखा आपके है। चरित्र को देख के लगता नहीं है। नहीं, ये भी मैं साफ कह रहा हूँ। वैसे शास्त्रों में हिंदी में नहीं, अंग्रेजी में नहीं, हिंदी में लिखा है। पर जो बात आप कह रहे हैं सर, उसी को डबल स्टैंडर्ड कहते हैं। गौरव भाटिया, अगर भारत में एक अदालत जमानत देती है तो उस पर वो ताली पीटना चाहते हैं, लंदन में एक अदालत प्रत्यर्पण पे मंजूरी देती है तो कहते हैं ताली क्यों पीट रहे हो? लंदन और हिंदुस्तान दो अलग जगह हैं। हाँ सर, बिल्कुल अलग जगह हैं। अभी उनसे भी ये सवाल मैं आगे पूछने वाला हूं। मैं बोल लूं? आप बोल रहे हैं गौरव भाटिया, बोलिए गौरव भाटिया। रोहित जी, माजिद पहले जी बंद जो है करते मेरे हैं, वरिष्ठ फिर साथी कानून हैं की बात और मैं होती उनका है। सम्मान करता हूं। उधर कुछ उल्टा है। इनको चुप करा लीजिए चोपड़ा जी, प्लीज। सुन तो लीजिए, आपको तो चुप सब बाहर कराइए। का ही अच्छा लगता है, अपने यहाँ का कभी कुछ तो अच्छा मान लीजिए। कल वाली अदालत का फैसला ही अच्छा मान लीजिए जिस पर खुश थे। अब सुन लीजिए उनकी बात। गौरव भाटिया बोलिए। धन्यवाद। देखिए, माजिद जी वरिष्ठ साथी हैं मेरे, लेकिन मैं भी क्योंकि फौजदारी की वकालत करता हूं, मैं आपको 2-3 बातें बताता हूं।
अभी बोल के गए कि बैंड और बाजा नहीं बजे। अरे नीरव मोदी, विजय माल्या, इनका तो बैंड भी बजेगा और बाजा भी बजाएंगे इनका। ये जनता को लूट रहे थे कांग्रेस की सरकारों में, तो इनसे एक एक पाई की वसूली हुई हम सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने दूसरी बात कही कि ये साधारण बात है, इसमें सरकार का क्या है। समय में अब मैं उसकी बात कीजिए। रोहित जी, इनको शांत करें। जेटली कार्ल साहब मार्क्स को मिलके कौन ये गया था बदतमीजी माल्या ना करें। देखिए, कि कार्ल नहीं? मार्क्स बदतमीजी करेंगे तो चोपड़ा मुझे जी, भी करनी एक-एक पड़ेगी। करके बोल लेते हैं, क्या दिक्कत है? बदतमीजी नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं तो किसी चुप को हो आपको रहे हैं, रोकना शांत रहिए। पड़ेगा। चोपड़ा जी, उम्र चोपड़ा का जी। लिहाज करके आपसे चोपड़ा, गुजारिश एक-एक कर रहा करके हूँ। बोलिए ना। छाती फट आप गई, बोल रहे थे वो सुनते एम्बुलेंस भी रहे, नहीं अब आप पहुंच भी सुन पाएगी लीजिए। पार्क में जहाँ अच्छा नहीं लगे आप उसके बाद बोल लीजिए अपनी बात। आपने इनको पहले तो मौका दिया था इतना सर पहले ढंढोरा कौन सा आधा पीटने के घंटा लिए। बोल रहे थे वो? ये अब आपकी दोनों बात पे लोग- कमेंट भी ना लूं तो आप एक काम करिए, फिर वहां छोड़िए, यहाँ आ जाइए, मेरी जगह बैठ जाइए और आप ही तय कर लीजिए कौन बोलेगा कौन नहीं बोलेगा। ठीक है सर? ऐसा मत कीजिए ना चोपड़ा सर, आप इतने वरिष्ठ नेता हैं, इतना टीवी चैनल्स पर आप देखिए, बैठते हैं, फिर भी आप रोहित ऐसी जी, बातें करेंगे तो सर प्लीज आप अपने क्योंकि ओपोनेंट को सुन तो ये लीजिए कम से कम। बिल्कुल गलत बात प्लीज। कह रहे हैं। अरे सर और आपके आपने पास भी आऊंगा, आप गलत बोलिएगा कि ये सवाल गलत कह उठाया रहे है। हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है आपके बोलने पे, लेकिन दूसरे को सुन तो लीजिए, केवल इतना ही तो कह रहा हूं। सुनेंगे? हाँ तो क्यों सुन नहीं, लीजिए मैं बस तो फिर। इनको सुनता हूँ, हाँ तो सुन लीजिए ना कोई फिर, प्रॉब्लम नहीं है। बस फिर सुन लीजिए। बोलिए गौरव भाटिया, आप नहीं बोलेंगे वो बीच में, बोलिए। देखिए, हाँ, रोहित जी, क्यों सरकार को श्रेय जाता है मैं बताता हूं। सरकार जब प्रत्यर्पण के लिए कहती है तो एक इच्छा शक्ति दिखानी पड़ती है। कम समय में चार्जशीट दाखिल हुई, जिससे हमारी जो प्रत्यर्पण की अर्जी थी उसको ताकत मिली। दूसरी बात, वहां नीरव मोदी की बेल भी नहीं हो पाई। इसी तरह से क्रिश्चियन मिशेल जो है देश में वापस आया, संजीव चावला वापस आया। क्या ये नहीं दिखाता कि ये बदला बदला भारत है? मोदी जी ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि ऐसे अपराधियों को हम लोग छोड़ेंगे नहीं। दूसरी बात, राजनीतिक किसने किया? एक राहुल गांधी का ट्वीट है, मैं पढ़ देता हूं, उसका सारांश क्या है वो रख देता हूं। वो कहते हैं, दोनों नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री और नीरव मोदी में कितनी समानता है, दोनों ने देश को लूटा है। अब आप बताइए राजनीतिक किया कि नहीं? और दो फूफी आई थी आपके चैनल पे, एक चली गई एक अभी हैं। ये लोग केवल मातम मना सकते हैं। ये मातम क्यों मना रहे हैं आपको मालूम है? देश के हित में कुछ होगा तो इनको देश की चिंता नहीं, इनको ये लगता है मोदी जी को श्रेय जाता है। तीसरी बात, आप बताइए, ये भी जमाना भारत ने देखा है जब चाचा कुटरोची को, वॉरेन एंडरसन को यहां से भगा दिया गया और वापस लाना तो दूर, उनसे रुपए का हिसाब मांग के गांधी मोदी परिवार ने को अपना भी पेट भगा भरा। अब दिया बाकी और जी, आज मेरा ये एक सवाल है लोग आपसे। जो है हमसे अब प्रश्न बाकी जी, कर मेरा एक सवाल है गया आपसे। था। अगर मैं इनसे ये चौकसी पूछ की रहा बात हूं तक नहीं कर रहे कि आप। कल अरे, दिल्ली की लेकिन अदालत के कार्ल मार्क्स फैसले को तो पर आप चुप बैंड कराइए। बाजा बजा रहे थे, फूफी- आज फूफी लंदन को की तो अदालत चुप के कराइए। फैसले पर बैंड बाजा आपको बुरा लग रहा है, तो ठीक वैसे ही जैसे आज भारत सरकार की जीत है लंदन मैं में, हिंदुस्तान क्या की दिल्ली जनता की के अदालत लिए का तमाचा ढंढोरा बैठाऊंगा। वो प्रधानमंत्री दिल्ली पुलिस के पर लिए क्यों था, कोई फिर वो जरूरत सरकार पर क्यों नहीं था? उसके पास काफी ढोल गौरव जी, बजाने मैं उत्तर वाले देता हैं इनकी तरह। मैं आपको चोपड़ा जी प्लीज, मैं आपको आप ही का आपको सवाल पूछा मैंने उत्तर उनसे। दे देता हूं। बोलिए गौरव रोहित जी, बहुत 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 ही सरल मैं जो है आपको उत्तर देता हूं। हाँ, जब आप विदेश से किसी को भारत लाते हैं ना, तो उनका जो कानून होता है उस मापदंड पे आपको खरा उतरना होता है। डिप्लोमेसी की भी बात होती है, इसलिए वो जीत बहुत बड़ी होती है। और किसी को निचली अदालत से बेल मिल जाए, जिसका हम सम्मान करते हैं, मैं न्यायालय पे सवाल कभी नहीं उठाऊंगा, ये भाजपा का चरित्र नहीं है, लेकिन वो बेल है, वो एक्विटल नहीं है। सर, बेल ऑर्डर में एक्विटल क्या-क्या और बेल में टिप्पणियां हैं, बहुत वो तो फर्क आप होता है। पढ़े होंगे और ना गौरव इसीलिए जी? मैं कहता हूं, जो प्रत्यर्पण पहले नहीं हो पाता था वो अब हो रहा। गौरव जी, बेल ऑर्डर में लिखा हाँ, क्या क्या है बताइए। वो तो आपने पढ़ा क्या होगा सवाल ना? है? वो पॉइंट्स तो आपको मालूम होंगे ना कि बताइए। जज ने क्या क्या कहा। मैं और मैं दिल्ली की जान रहा हूं, पुलिस और गृह मैं मंत्रालय के अंडर आती है। मैं बिल्कुल, मैं उसका भी उत्तर देता हूं। मैं उत्तर दे रहा हूं आपकी बात का। देखिए, बेल ऑर्डर में जो भी फाइंडिंग होती है वो प्रथम दृष्टया होती है, उसके बाद चार्जशीट फाइल होती है, तो चार्जशीट जो है वो प्रिवेल करती है और उसके बाद ट्रायल होता है, और जो ट्रायल के जजमेंट में आता है वो सर्वोच्च न्यायालय तक जा सकता है, और जो सर्वोच्च न्यायालय कहता है वो अंतिम होता है। आप किसी भी वकील से जब बातचीत करेंगे आपको पता चल जाएगा, ये पहला सबक है कि बेल ऑर्डर में जो भी फाइंडिंग दी जाएंगी वो प्रथम दृष्टया है। और जब चार्जशीट भी नहीं फाइल हुई, जो बाकी गवाह क्या बयान देंगे कोर्ट के सामने ये भी नहीं है, तो इस पे कोई निष्कर्ष निकालना उचित नहीं है। और ठीक। 10 दिन ओके। हिरासत में रखी गई थी वो लड़की। कार्ल मार्क्स बंद करिए, कार्ल मार्क्स। चोपड़ा जी,
असलियत वरवरा पे जरा राव बात के लाओ ना। पैरोकार 2.5 साल जेल में रहे, वो आप ही के उम्र के हैं, भारत को तोड़ने की सोच रहे थे, आप खुद टूट तो गए। भारत को तोड़ने की वरवरा सोच राव रहे के हैं। समर्थक आप ही की उम्र के हैं। अभी बंगाल के आपकी चुनाव में उम्र आप कितनी क्या है? कर रहे हैं? आपका 85 क्या तो आपकी उम्र भी होगी, चरित्र दिख रहा आपकी है, उम्र वो भी सबको 85 मालूम तो है। होगी। वरवरा राव को 2.5 साल बेल नहीं मिली थी, हेल्थ ग्राउंड पे अब जाके बेल मिली है, आपको नहीं पता है शायद। थोड़ा पढ़िए लिखिए कार्ल मार्क्स, ऐसा भी क्या नफरत हमें करते हो मालूम है, हमसे? किसी भी कभी ग्राउंड पे मुस्कुरा मिला के है, देखो, मिला हम भी है। अच्छे लगेंगे। जिंदगी इतनी बुरी नहीं है कि आप हमेशा रोते रहें फूफी की तरह। फूफी बन गए हैं आप, है? और हर चीज इसको बुरी है, परिवर्तित हर चीज बुरी है करते भारत में, रहेंगे। क्योंकि आप सत्ता में नहीं है। और चीन का वायरस अभी भी बहुत अच्छा लोगों लगता को बेल है। चीन मिली का है। कोविड वायरस भी आप आपको वरवरा गले लगा राव ले की तो आप बात खुश मत हो जाते कीजिए। हैं। आप और मोदी वरवरा जी राव की की मोहब्बत केवल भी बात आपको मत जो है कीजिए। नफरत लगती है। डॉक्टर अरे बस साहब- करिए, हाथ इतना बाहर ना निकालिए, कैमरा टूट जाएगा। अरे कोई चीन नहीं से नहीं डरता आ आप पाएगा लोगों चीनी से। दूत, जानते हैं चीनी हम आप दूत क्या मत कर रहे दुखियो। हो। नीरव चोरों को मोदी लेके तो लौटेगा, अपने नेता बना रहे हो हिम्मत हो तो बंगाल रोक लो। में। अनुच्छेद शारदा 370 याद स्कैम का है? क्या हुआ? चिल्लाते थे, हटा के शारदा दिखाओ, स्कैम का क्या हटा दी हुआ? कार्ल दोनों मार्क्स, आदमी कार्ल मार्क्स आपके हटा नेता दी, बन कुछ गए नहीं हैं कर बीजेपी पाए। के। कार्ल हमें मत मार्क्स, सुनाइए, हम तुम तो आपके उस मुंह पे पार्टी के सीधी हो बात जो कहते कहती हैं। थी हमारे देश के जवानों को खून मत दो, गद्दारी ये इससे बढ़ के बकवास क्या है। होगी। और हम लोग उस पार्टी के हैं कि तुम्हारे जैसे लोगों को भी खून की जरूरत पड़ेगी तो अपना खून दे देंगे। ये होती है आपका भारतीयता। खून मिल गया तो ये पता नहीं चीन कौन के सी बीमारी चाउमीन लग में नहीं जाएगी मिलेगी गोट्स कार्ल के वाली। मार्क्स। पता हाँ, नहीं यहाँ कौन का सी इडली बीमारी सांभर आपके खाओ खून कभी, में है, गोट्स के कभी वाली। छोला भटूरा यहाँ का खाओ, पता चलेगा धन्यवाद। ये भारत मत से मोहब्बत सोचिए। क्या होती है कार्ल मार्क्स। धन्यवाद। प्लीज प्लीज प्लीज, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। थैंक यू। लोअर कोर्ट, जहां पर लंदन की अदालत ने कहा कि नीरव मोदी के प्रत्यर्पण को मंजूरी है। कुछ बड़े वकीलों को देश के आपने आज सुना। अभी समय लगेगा, लेकिन भारत के लिए यह पहली कामयाबी जरूर कही जा सकती है। तो दंगल के आखिरी पड़ाव पर आपको केवल इतना बताते चलें कि दंगल आप अपने मोबाइल फोन पर भी देख सकते हैं। डाउनलोड कर लीजिए हमारा मोबाइल ऐप या फिर विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट आजतक.in पर। आगे हल्ला बोलोगा अंजना के साथ, आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।